गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में, जो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था। तो इसको पढ़ने में भी खूब मज़ा आया और इसके न्यूमेरिकल्स को भी हमने खूब अच्छे से सॉल्व आउट किया। आप लोगों ने भी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाए होंगे। जो न्यूमेरिकल्स आपको परेशान कर रहा हो आप उसे सेंड करिए, आप कमेंट में भेज दीजिए और इसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ओके, आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक, कह सकते हैं इस चैप्टर का सबसे मज़ेदार टॉपिक है। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत 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 ही मज़ा आएगा। इतना जानते हैं, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और खूब मज़ा भी आएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के और मस्ती के साथ पढ़िए, कोई टेंशन नहीं, विदाउट एनी टेंशन, आराम से बस पढ़ते जाओ। जैसे आप क्रिकेट देखते हो ना, या आप कोई क्या कहते हैं सीरियल वगैरह देखते हो, तो क्या करते हो, एकदम मस्त जुटे रहते हो। अच्छी मूवीज़ आती हैं तो उसको देखते हो तो खूब झूम के ऐसा कंसीडर करके पढ़ो कि भाई जो चल रहा है ये तुम्हारी बहुत ही प्यारा, तुम्हारा जो फेवरेट है वो चल रहा है, वो चीज़ हम करने चल रहे हैं। तो आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप ऐसा कंसिडर करोगे कि मैं पढ़ाई करने नहीं चल रहा हूँ, मैं अपना गेम खेलने चल रहा हूँ, या मैं अपना मूवी देखने चल रहा हूँ, या मैं अपना सीरियल देखने चल रहा हूँ। तब आपको इतना मज़ा आएगा जैसे लगेगा कि हाँ यार ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। ऐसा कंसिडर करके चलते हैं और इस टॉपिक को बहुत ही आराम से धीरे धीरे ईजी वे में समझते हुए चलते हैं। देखिएगा आपको खूब बहुत 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 मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव। आपने बुक में देखा भी होगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। इसको देखते हैं, आप देखेंगे तो खूब मज़ा आएगा। टॉपिक का नाम है क्या? वैद्युत द्विध्रुव। टॉपिक आपका है क्या? वैद्युत द्विध्रुव। इसी टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है, तो चलिए। वैद्युत द्विध्रुव बोले क्या, यह एक ऐसा क्या भैया निकाय है। कैसा निकाय? वैद्युत निकाय। यह क्या है आपका? एक वैद्युत निकाय है। क्या भैया? एक वैद्युत निकाय है। पहली चीज, एक ऐसा निकाय है, एक वैद्युत निकाय है, जो रखता क्या है भैया? दो ध्रुव। जो क्या रखता है? दो ध्रुव रखता है। एक वैद्युत निकाय है, दो ध्रुव रखता है। इतना क्लियर हो गया? इसके आगे देखिए क्या है। जो ध्रुव हैं इनके परिमाण क्या है? बराबर है। परिमाण जो है क्या है? बराबर है। और प्रकृति क्या है? विपरीत है एक दूसरे के। विपरीत प्रकृति है, मतलब विपरीत है किसके? एक दूसरे के। एक दूसरे की क्या है? विपरीत प्रकृति है। इसका मतलब यदि एक चार्ज आपका पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? निगेटिव होगा। ये कंडीशन है। इनकी प्रकृति अलग अलग हैं परंतु परिमाण आपस में क्या है? बराबर है। ठीक। हाँ, कंडीशन क्या कहे? कहे इनको रहना कहाँ है? एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रहना है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे।
कि जो दोनों आवेश हैं वो एक दूसरे से कहाँ पे हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, एक निश्चित दूरी पर हैं, परिमित दूरी पर हैं। ऐसा जब समायोजन मिलेगा, ऐसा जब वैद्युत निकाय आप पाओगे तो आप कह दोगे कि भैया ऐसे वैद्युत निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, तो जरा देखिएगा क्या है वैद्युत द्विध्रुव आपका। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे मैं बना रहा हूं। कहें दो ध्रुव है, दो ध्रुव कर लिया भैया। दूसरी चीज कह रहे हैं फाइनाइट डिस्टेंस है, इसीलिए देखो मैंने दोनों को फाइनाइट डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी पर रखा हुआ है। इनके से बीच की दूरी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये हो गया, इनके बीच की दूरी है भाई, निश्चित दूरी है। ये मैंने मान लिया, ये कंडीशन किया, और इसमें मान लिया कि जो परिमाण है वो कितना है, Q है। जो हमने माना है वो परिमाण कितना है भैया, Q परिमाण है, स्मॉल q परिमाण लिया हुआ है। और दोनों कह रहे हैं, दोनों जो ध्रुव हैं तो दोनों क्या होंगे, बराबर परिमाण के होंगे। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि भैया ये भी बंदा Q है और ये भी बंदा क्या है, Q है। क्लियर। अब आगे देखो, ये बंदा भी Q, ये बंदा भी Q। आगे कह रहे हैं कि जो प्रकृति होगी वो कुछ अलग है। कहें एक बंदा यदि पॉजिटिव है तो दूसरा बंदा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो भाई चलो इस बंदे को पॉजिटिव कर दो और इसको कह दो भैया तुम क्या हो जाओ, नेगेटिव हो जाओ। जो कह रहे हैं उसी को करते चले जाओ। कहें इनके बीच का सेपरेशन फाइनाइट होना चाहिए, मैंने फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया कि जो फाइनाइट सेपरेशन है वो कितना है, 2L है। यहाँ पे मैंने 2L कंसीडर किया है। आपका मन करे तो आप स्मॉल d भी कंसीडर कर सकते हो सकता है आपके किसी बुक में d r कुछ भी दिया हो, जो भी दिया है सब सही है। मैंने एक फाइनाइट सेपरेशन कंसीडर करना था, मैंने कंसीडर कर लिया। मैंने 2L कंसीडर किया है इसलिए जिससे आगे जो हमें टॉपिक्स इससे रिलेटेड पढ़ने हैं उसमें हम आराम से इजी वे में इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक, इसलिए मैंने ऐसा कंसीडर किया है। तो सेपरेशन क्लियर हो गया, आवेश का परिमाण भी क्लियर हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। जो ये कह रहा था वही चीज मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहां से आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा वैद्युत निकाय है जिसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं और उन दोनों ध्रुवों के जो आवेश परिमाण होंगे आपस में बराबर होंगे, जबकि उनकी प्रकृति क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी और एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर पाए जाएंगे। ये जो पाए जाएंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे। यहां से आप डिफिनीशन बोल सकते हो, ऐसा वैद्युत निकाय जिसमें दो बिंदु आवेश जिनके परिमाण एक दूसरे के बराबर जबकि प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर उपस्थित हो, तो ऐसे वैद्युत निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। कि ऐसा वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से परिमित दूरी पर पाए जाएं, क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, when 2 point charges of equal magnitude but opposite natures are present at a finite distance, the system which is obtained is called electric dipole। ठीक है, क्या बोलोगे कि when 2 point charges of same magnitude but opposite natures, that is one must be positive then second will be negative। When 2 point charges of same magnitude but opposite natures are present at a finite distance to each other,
comma the arrangement, or you can say the system is known as electric dipole. क्लियर भैया? अब आगे देखो, इसमें जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? दूसरा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। टॉपिक है आपका क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। टॉपिक का नाम यही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये क्या है? किसी द्विध्रुव का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। कहें क्या? किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, इसको ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल पी से। इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो कहें किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भैया? द्विध्रुव के किसी एक ध्रुव के आवेश परिमाण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश के आवेश परिमाण। तो यहां पे आवेश परिमाण कितना है? Q, तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कहें कि भाई किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी आवेश के आवेश परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है, वही तो कहा। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। जो आपके ध्रुव है उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर है। वही चीज ये बोल रहे हैं भाई। अब तो क्लियर है ना भाई? किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, बड़े प्यार से बोलना है, द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर? दैट मीन्स P इज इक्वल टू Q इंटू 2L के। 2L ही तो क्या है? सेपरेशन है। और परिमाण कितना है? Q है। अब इसका यदि हम मात्रक निकालें, इसका मात्रक देखिए क्या पाओगे आप। इसका मात्रक क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक क्या होगा भैया? इसका मात्रक होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है जी? आप बता दो क्या होता है? कूलाम। और सही, आवेश का मात्रक क्या है भैया? कूलाम है। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। बहुत सही। तो इसका हो गया कूलाम मीटर। इसका मतलब इसका परिमाण जो आया वो मिला आपको क्या? कूलाम मीटर। अब इसकी विमा क्या होगी भैया? इसकी हम विमा की बात करें, इसकी विमा क्या हो जाएगी? परिमाण Q का आवेश की विमा क्या होती है? AT। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, TA। और लंबाई की विमा क्या होती है? L। तो क्या हो गया? LTA। क्लियर? इसकी विमा क्या आ गई भैया? LTA आ गई। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखिएगा, राशि कैसी है या एक, यदि राशि के बारे में पूछा जाए तो राशि इसकी है, ये कैसी राशि है? राशि है सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये राशि कैसी है?
वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? इसकी डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, यह ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। इसका मतलब यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होगा डायरेक्शन इसका। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ये रहा। ये पूछा जाता है, आपसे पूछ सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है पहले। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए। एक नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे कि भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा बताइए, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बता दीजिए। तो क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये दिमाग में रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। क्लियर भैया? तो ये सब चीजें हैं आपके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से। इसीलिए मैंने कहा कि यह टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको जब आप पढ़ोगे तो यहाँ से आपके ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसके आगे का टॉपिक, जहाँ पे हमें अब इसी द्विध्रुव को देखना है। जब हम किसी विषय वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, उसमें जब हम इस द्विध्रुव को प्लेस करते हैं तो वह बाह्य वैद्युत क्षेत्र इस पर क्या एक्शन करेगा, क्या दिखाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, यही आपका टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो मैंने अभी आपसे बात किया था कि जब आप क्या करोगे, वैद्युत क्षेत्र में रखोगे तो वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पर कोई ना कोई एक्शन जरूर करेगा। तो वह एक्शन क्या कर रहा है? वह द्विध्रुव पर लगा रहा है बलयुग्म। वह क्या लगा रहा है? बलयुग्म लगा रहा है। और बलयुग्म लगा करके वह क्या कर रहा है? उसको घुमाने का प्रयास कर रहा है। बलयुग्म किस पर लगा रहा है? आपके द्विध्रुव पर। किस पर लगा रहा है? द्विध्रुव पर। और द्विध्रुव पर लगा करके क्या करना चाहता है? इसको घुमाना चाहता है, घुमाने का प्रयास कर रहा है। क्या कर रहा है? घुमाने का प्रयास कर रहा है। किस दिशा में? लगाए गए क्षेत्र की दिशा में। जब आप क्या करते हो, किसी द्विध्रुव को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उस पर बलयुग्म लगेगा और वह बलयुग्म द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा और घुमा करके लगाए गए क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित करता है। और जब आपका वैद्युत द्विध्रुव लगाए गए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाता है तो उस स्थिति को हम बोलते हैं साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? साम्यावस्था बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसी को क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, साम्यावस्था बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं भैया? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं, साम्यावस्था बोलते हैं। तो हमें अब इसी को फाइंड आउट करना है कि जब हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रख रहे हैं तो आप बोले कि बलयुग्म लगा, और बलयुग्म क्या कर रहा है? इसे घुमाने का प्रयास कर रहा है और घुमा करके जो वैद्युत क्षेत्र लगा है उसकी दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है, जिससे हमारा द्विध्रुव क्या हो? साम्यावस्था में आ जाए, स्टेबल हो जाए। तो अब हमें निकालना है इस बलयुग्म के आघूर्ण को।
कि हमें निकालना क्या है, बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है, उसी को हम निकालने जा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स। इसी के बारे में हमें फाइंड आउट करना है कि जब हम रखेंगे तो कितना मान आएगा, क्या कंडीशंस होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसके मान को निकालते हैं। देखिएगा, एक द्विध्रुव है जो कैपिटल ई क्षेत्र की तीव्रता वाले बाह्य विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा गया है कि क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के बीच का जो कोण है वो कितना है भैया, थीटा है। क्योंकि क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो -q से +q, तो ये हो गया क्षेत्र की दिशा, ये इनके बीच का कोण कितना है भैया, थीटा है। ये बना हुआ है थीटा कोण पे। यदि ये कोण थीटा है तो आप कहोगे कि यह कोण भी क्या होगा, ई वाला कोण, ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। सही है ना? क्यों होगा, जरा देखिए, हम लोग जानते हैं, यदि हम इसमें देखें तो हमें यहाँ पे कंडीशन मिल रही है के एंगल KNL बराबर होगा एंगल MNP के, क्योंकि क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं ना। तो बस उसी चीज को मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ। अब देखिए क्या कंडीशन है, हम कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से किधर, ऋण की ओर होती है, ये ना। तो इसका मतलब ये धन सिरा होगा वैद्युत क्षेत्र का, इसका मतलब स्रोत आवेश हमारा इधर है, इधर से इधर जा रहा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या करेगा, ये रिपल करेगा। और इस कंडीशन में जो बल की दिशा होगी इस पर, इस आवेश पर इधर लगेगी, और ये जो बल लग रहा है ये बल क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगा। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन ले लें तो क्या हो जाएगा कि इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरह से घूमने का प्रयास करेगा। मतलब ये वाला जो सिरा है ये किधर आएगा, इस तरह से नीचे की ओर आएगा। और जरा यहाँ पे देखो, यदि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो बल की दिशा होगी आपकी इधर होगी। और इस कंडीशन में जो आपका ये सिरा होगा ये घूम के जाएगा ऊपर की ओर, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड। और इसमें जो इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है जिसे हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, जिसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया गया है, वो क्या है, ये तो जहां पे है वहीं पे रहेगा। और यहां से जो एक रेखा खींची गई है यही है क्या, अक्ष है। इसी क्या कहेंगे हम, स्थिर अक्ष कहेंगे। तो यहाँ पे आपकी ये जो नीली लाइन दिखाई गई है ये क्या है, स्थिर अक्ष है, जो द्विध्रुव के न्यूट्रल पॉइंट से उदासीन बिंदु से खींची गई है। अब इस दशा में देखा जाए तो यदि हम बलयुग्म आघूर्ण की दिशा निकाल, आघूर्ण का मान निकालें, तो इस बल के कारण ये सिरा ऊपर से नीचे की ओर, और इस बल के कारण यह सिरा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। और ये तब तक जाएगा जब तक ये लगाए गए क्षेत्र की दिशा में लगाए गए क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित नहीं हो जाएगा। जैसे ये व्यवस्थित हुआ तुरंत ही यह क्या होगा, साम्यावस्था में आ जाएगा। इसका मतलब ये यहां तक गया और ये यहां तक गया। तो यहां मैंने मान लिया ये कितना है भैया, τ1 है, और ये कितना है, τ2 है। तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं बल आघूर्ण का मान कितना होता है भैया, लगाए किस बल आघूर्ण का मान क्या होता है, लगाया गया बल तथा स्थिर अक्ष से बल के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। इसका मतलब हम τ1 निकालें तो τ1 देखिए बराबर होगा किसके, लगाए गए बल F के। और यहाँ पे ये स्थिर अक्ष से दूरी देखी जाए, लंबवत दूरी देखी जाए तो क्या है आपका K
एल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाउ वन इज इक्वल्स टू एफ इंटू के एल के। और जरा हम टाउ टू की बात करें यहाँ पे, यदि हम टाउ टू की बात करें तो टाउ टू की बात देखिए कितना होगा, इसका मान कितना होगा, लगाया गया बल कितना है आपका, एफ ही है, और स्थिर अक्ष से जो दूरी है वो कितनी है, पी एम, या आप क्या कह सकते हो, एम पी के। तो ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर टाउ वन प्लस टाउ टू के। क्या आया, टाउ वन प्लस टाउ टू के। अब टाउ वन का मान रखिए भैया, ये टाउ वन का मान लिखोगे तो कितना आएगा, एफ इंटू के एल प्लस एफ इंटू कितना भैया, एम पी या पी एम, यही ना, ये हो गया। इसे मैंने बना लिया यहाँ पे इक्वेशन 1। ठीक है, अब जरा हम दोनों त्रिभुजों में बात कर लें। जब हम दोनों त्रिभुज में बात करें तो देखिए क्या मिल रहा है दोनों त्रिभुज के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन बन रही, इसको ध्यान से देखिएगा। इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में देखा जाए, त्रिभुज के एल एन, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज देखिएगा त्रिभुज पी एम एन में यह कोण इस कोण के बराबर होगा, दोनों 90 अंश हैं। यह कोण इस कोण के बराबर है, थीटा थीटा है, और देखिए यह भुजा इस भुजा के बराबर है। इसका मतलब यह त्रिभुज, त्रिभुज के दो कोण एक भुजा बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं कोण भुजा कोण के आधार पर त्रिभुज के एल एन बराबर हो, सर्वांशम होगा त्रिभुज पी एम एन के। सही है ना, तो हम लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज के एल एन सर्वांगसम है त्रिभुज पी एम एन के, पी एम एन के किसके अकॉर्डिंग भैया, एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग। आप लिख सकते हो किसके अकॉर्डिंग, एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग। ऐसी कंडीशन हो गई कि यहां से हम कह सकते हैं क्या, आप क्या कह सकते हो यहां से भैया, यहां से कह सकते हैं कि के एल बराबर होगा पी एम के, के एल बराबर होगा पी एम के। सही है ना, के एल बराबर है किसके, पी एम के। ये क्लियर हो गया। चलो ऐसी बात हो गई तो हम क्या करते हैं, के एल का मान या पी एम का मान निकाल लेते हैं। इसे बना लीजिए इक्वेशन 2। चलिए निकालते हैं, देखिए क्या मिलेगा। देखिए क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अब, इसमें से कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, चाहे आप त्रिभुज पी एम एन ले लीजिए या आप त्रिभुज के एल एन ले लीजिए। तो मैं त्रिभुज के एल एन में बात करने चल रहा हूं। इसमें मैं बात करूं तो इसमें देखिएगा क्या मिलेगा आपको, बहुत ही मजा आएगा इसमें त्रिभुज के एल एन में। हम त्रिभुज के एल एन में बात करें तो भैया साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो रखो परपेंडिकुलर क्या है आपका के एल, हाइपोटेनस क्या है आपका के एन। अब यहां से देखिए तो साइन थीटा
इज इक्वल टू आपको मिल गया के एल, और के एन की वैल्यू कितनी भैया, के एन, इसकी वैल्यू कितनी है स्मॉल एल के। तो यहां से देखिए के एल का मान निकाला जाए तो के एल बराबर क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा के। सही है, और यही बराबर होगा किसके, पीएम के भी, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 में प्रूफ किया कि के एल इज इक्वल टू किसके, पीएम के। तो इस कंडीशन में के एल इज इक्वल टू एल साइन थीटा विच इज इक्वल टू किसके, पीएम के। कहां से लिख सकते हो भैया, बाई इक्वेशन 2, समीकरण 2 से। ठीक, जब इतनी चीजें हो गई तो भाई अब समीकरण 2 में हमें के एल और पीएम का मान मिला हुआ है, इन दोनों मानों को उठा करके हम समीकरण 1 पे रख देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अब तो कर सकते हैं ना, तो रख करके देखते हैं क्या मिलेगा। यदि हम इसमें समीकरण 1 में रखें, यहाँ पे लिख सकते हैं, रखें समीकरण में 1 में, तो देखिए क्या मिल जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एफ, आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से यदि आप कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा के एल धन एम पी। सही है, के एल धन एम पी, और यहाँ से आपको मिलेगा टाउ इज इक्वल टू एफ। अब ये भी के एल है, ये भी के एल है, क्योंकि देखो दोनों चीजें हमने बराबर कर दी है। यहाँ से लिख सकते एफ इंटू किसके, 2 के एल के। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि एफ इज टाउ इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ इंटू 2 के एल के। अब एफ का मान और के एल का मान रख दीजिए, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, मिलेगा आपको, देखिएगा क्या मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा टाउ इज इक्वल टू, अब मान रखिए एफ का मान कितना है, क्यू इंटू ई, तो क्यू इंटू ई हो गया, और के एल का मान मिला हुआ कितना, एल साइन थीटा के, तो क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा के। तो यहां से हमें मिल गया टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा के। अब यहां से आप देखिए आपको मिल गया टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l है, अभी आपने पढ़ा, आप जानते हैं क्यू इंटू 2l इज इक्वल टू क्या होता है, पी के। इसी को तो बोले डाइपोल मूवमेंट ना, तो इसी को डाइपोल मूवमेंट जब बोल रहे हैं तो पी के, क्यू इंटू 2l के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रखिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा के। टाउ इज इक्वल टू क्या मिल गया, पी ई साइन थीटा के। ठीक है, यहां से आपको मिल गया कि जो आपका बलयुग्म का आघूर्ण लग रहा है, जो बलयुग्म आघूर्ण लग रहा है आपके इस इलेक्ट्रिक डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, उसकी वैल्यू है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा के। अब इसी को यदि हम वेक्टर फॉर्म में राइट करें तो देखिएगा क्या मिलेगा। अब यहां से देखिए, इसी को हम वेक्टर फॉर्म में राइट करें, यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में राइट करें तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्रॉस ई के, किसके, पी क्रॉस ई के। यहां पे क्या है, यहाँ पे अदिश गुणन नहीं है, सदिश गुणन है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई के हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहां से हम केस भी ले सकते हैं, केस फर्स्ट, पहला केस लें। पहले केस में देखिए क्या हो सकता है, पहला केस लिया जाए तो यहां पे कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये तुम्हारा थीटा कितना हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इस कंडीशन में टाउ क्या हो जाएगा,
पी ई साइन 0, और साइन 0 का मान कितना 0, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 के। दूसरी स्थिति देखिएगा, दूसरी स्थिति कहते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री हो, ये पहला केस था। अब दूसरा केस देखिएगा, कह रहे हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी ई साइन 90 के, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी p इंटू ई के, कितना p इंटू ई के। और यहाँ पे कितना मिल रहा है 0, यहाँ पे कितना मिल रहा है p, मतलब जब आपका द्विध्रुव ऐसे हो जाए और क्षेत्र की दिशा ऐसे हो जाए, तब आप कहोगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम का आघूर्ण लगेगा वो कितना होगा पीई के बराबर, और ये दोनों ऐसे हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पर आपका देखा जाए तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक और स्थिति देखते हैं, यदि आपका तीसरा केस देख लीजिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 270 हो, 0 है 90 है, और यहीं पे क्या कर दिया जाए 270 कर दिया जाए, या यहीं पे कह दिया जाए ऐसा हो जाए, यदि यहीं पे क्या हो जाए आपका 90 डिग्री हो जाए किसमें माइनस में, तब क्या हो जाएगा, तब आपका हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 270 डिग्री, या आप इसी क्या लिखोगे पी ई साइन -90 डिग्री। और ऐसा कंडीशन बना दिया जाए, इसमें देखिएगा क्या होता है भाई 270 है, इसको क्या लिख सकते हो साइन 180 प्लस थीटा, तीसरा चतुर्थांश बनेगा, और उस कंडीशन में क्या होगा माइनस साइन थीटा के, क्योंकि टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, तो उस कंडीशन में, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा के, दोनों कंडीशन में माइनस आ रहा है सामने। और साइन 180 में से जब इसको तोड़ोगे तो 180 प्लस कितना होगा 90 होगा, तो साइन 90 आया, और इसको लिख सकते हैं कितना माइनस पी ई साइन 90 के, दोनों केसेस में, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और 270 को लिखोगे तो 180 प्लस 90 लिखोगे, और उस कंडीशन में भी क्या आएगा माइनस साइन थीटा के। और इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी क्या माइनस पीई के। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि तीनों स्थितियों में हमें वॉल्यूम आघूर्ण का मान कितना मिल रहा है। एक जहाँ पे हमें मिला कितना 0, एक जहाँ पे मिला हमें P, और दूसरी जहाँ पे हमें मिल रहा है, तीसरी जहाँ पे हमें मिल रहा है कितना माइनस पी के। तो ये सब केसेस हैं जब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत क्षेत्र में इन सभी कोणों पर रखा जाएगा, कभी 0 पे रखा जाए, कभी 90 पे रखा जाए, कभी 270 पे रखा जाए, तो क्या क्या कंडीशंस होगी। यहाँ पे मैटर यही है, यहाँ पे जो एंगल हम ले रहे हैं वो कैलकुलेशन इसी का है, ये P है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आपने लगाया हुआ है। तो एक स्थिति आपकी ये बन रही है, एक स्थिति ये बन रही है कि दोनों एक ही दिशा में हो, और एक स्थिति ऐसी बन रही है कि ये इधर हो तो ये इधर हो। ये तीन स्थितियां यहाँ पे सामने दिखाई गई हैं कि एक कंडीशन आपकी ये है, एक कंडीशन ये है, और एक कंडीशन ये है। इन तीनों कंडीशंस में टाउ की वैल्यू क्या आएगी वो आपको रिप्रेजेंट करके बताया गया है। ठीक है, अब इसके आगे जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। आपका काम है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पे, और ये जो टॉर्क आपने निकाला हुआ है, जो कपल ऑफ मूवमेंट निकाला हुआ है, इस पर आप क्या करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और जो नहीं आएगा उसे आप कमेंट में पूछेंगे। ओके, थैंक यू।